हमारे देश के अंदर आज तक महिला सुरक्षा कभी भी प्राइमरी लेवल पे नहीं रहा, चाहे वो किसी की सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो। आखिर क्यों? देश की ये आधी आबादी, जिसको हम कहते हैं 49% करीब पॉपुलेशन है, ये कभी प्रायोरिटी में क्यों नहीं रही? क्या हमारे देश की बेटियां, ये सवाल देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था जिस दिन निर्भया केस ये डिसाइड हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया कि देश की नारी शक्ति को नमन। आप सभी लोग वाकिफ हैं, गोरखपुर में 12 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं। हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है। पूरी रात पुलिस प्रशासन ढूंढ रहा है, पूरा वो गांव ढूंढ रहा है उस बच्ची को। सुबह खून से लथपथ वो बच्ची जंगल में मिलती है, उसके साथ रेप किया जाता है। मेरठ के हॉस्पिटल में वो जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है। ललितपुर का केस जो कई बार मैंने अपने फेसबुक लाइव में जिक्र भी किया है, 15 साल की बच्ची, उसका पड़ोसी अशोक उसके साथ रेप करता है और उसके बाद जब वो बच्ची कहती है कि मैं अपने परिवार को बता दूंगी, तो उसको उसके फादर, उसके ब्रदर को मारने की धमकी देता है। वो बच्ची नहीं मानती है, कहती है हम बताएंगे, तो उस बच्ची को केरोसिन डाल के जिंदा जला देता है। आप सभी ने, हम सभी ने वो फेसबुक के माध्यम से बहुत सारी पिक्चर्स देखे। उसके अलावा सुदीक्षा, एक बेटी जिसको स्कॉलरशिप मिलती है कम से कम 3-4 करोड़ रुपए, और वो बच्ची अमेरिका में पढ़ने जाती है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब अपने घर आती है तो रोड पर उसका जो भाई है वो बाइक चला रहा था, या उसका चाचा, लेकिन उस बच्ची का पीछा करते हैं लोग। जो लड़के होते हैं वो उसको गाली गलौज करते हैं, उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, बाइक आगे लगा देते हैं। ऐसे में बाइक का बैलेंस बिगड़ता है और एक्सीडेंट हो जाता है। वो सुदीक्षा हम सबके बीच नहीं रहती है। निर्भया, दिल्ली की एक और निर्भया, एक और नहीं, अगर निर्भयाओं की बात करें तो इस देश के अंदर 2012 जब निर्भया कांड हुआ, उसके बाद कम से कम लाखों की संख्या में हमारे देश में निर्भया हो चुकी हैं। एक 12 साल की बच्ची एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है, अपनी जान के लिए जूझ रही है वो। उसके अलावा आप एक पीसीएस ऑफिसर, बलिया जिले में जिस बेटी की पोस्टिंग होती है मणि मंजरी, जो एक पीसीएस ऑफिसर है, वो एक सुसाइड नोट लिखती है कि मैं प्रशासन से बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। आप सोचिए कि हमारे इस समाज में, इस देश के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दे हैं। कोरोना जैसी बीमारी आई, वायरस आया, लोगों ने एकजुटता दिखाई, तमाम तरीके की चीजें हुई। डॉक्टर्स को बधाई दी, हमने पुलिस को बधाई दी कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार ने अच्छा काम किया, इंडिया कोरोना से लड़ रहा है, सारी चीजें। एक मुहिम चल गई। जब भी देश में गरीबी के खिलाफ भी मुहिम चली, पॉलिसी बनी, और हमारी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अभी तक की जितनी भी पंचवर्षीय योजना है, इसमें गरीबी मुद्दा बना। और क्या क्या रिफॉर्म होने हैं, चिकित्सा के लिए भी मुद्दा बनते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे प्लानिंग चलाती है, शिक्षा के लिए भी मुद्दा बनता है। लेकिन हमारे देश के अंदर आज तक महिला सुरक्षा कभी भी प्राइमरी लेवल पे नहीं रहा, चाहे वो किसी की सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो। आखिर क्यों? देश की ये आधी आबादी, जिसको हम कहते हैं 49% करीब पॉपुलेशन है, ये कभी प्रायोरिटी में क्यों नहीं रही? क्या हमारे देश की बेटियां, ये सवाल देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था जिस दिन निर्भया केस ये डिसाइड हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया कि देश की नारी शक्ति को नमन। बहुत लोगों ने मुझे बधाइयां दी, सबको लगा निर्भया को जस्टिस मिल गया। लेकिन मेरा अपना जो मानना है कि निर्भया चाहती थी कि जिसने उनके साथ बलात्कार किया, जितना उन्होंने दरिंदगी की, निर्भया को खत्म कर दिया, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन निर्भया को इस तरीके से दिल्ली की राजधानी में 8 बजे रात को मार क्यों दिया गया, उस सोच को क्यों नहीं कोई मार पा रहा है?
आखिर गोरखपुर की बेटी एक गन्ने के खेत में उसको रेप करके उसकी जीभ काट के आंखें निकाल के फेंक दिया जा रहा है। वो कौन सी सोच है, वो कहां से सोच आ रही है, वो इतना लोग दरिंदगी कैसे कर रहे हैं, इस पर आज तक गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सोचा, समाज ने क्यों नहीं सोचा, लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं। और जो लोग सोच रहे हैं मुझे पता है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। इन सब के पीछे जब हम सोचते हैं साथियों, तो मुझे जो समझ में आता है कारण, जितना मैं काम कर रही हूं, देख रही हूं लोगों को, उसके पीछे सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो हमारे समाज की मानसिकता और हमारे सिस्टम की नेग्लिजेंसी। ये दो चीजें सबसे ज्यादा मुझे जिम्मेदार प्रतीत होती हैं। अगर आप समाज की बात करेंगे, लोग कहते हैं कि देश के अंदर जो भी है कन्विक्शन नहीं होता, अपराधियों को सजा नहीं मिलती है। बिल्कुल, अपराधियों को सजा नहीं मिलती है और जल्दी से जल्दी सजा नहीं मिलती है। इसके वजह से अन्य लोगों के भी हौसले बढ़ते हैं और उन अपराधियों के भी हौसले बुलंद होते हैं कि वो रेप करके बच्चियों को जला रहे हैं। और साथ ही साथ देखो कि इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लोगों को पता है, जो क्रिमिनल्स हैं उनको पता है कि ये सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं, मेरे पास जब केसेस आते हैं, मैं देखती हूं बहुत सारे केसेस आते हैं, FIR पुलिस वाले दर्ज करने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? ये लोग किस लिए बैठे हुए हैं? एक आम नागरिक अगर इस देश का चाहता है कि उसके साथ क्राइम हुआ है और वो जाकर के FIR कोर्ट में पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए, तो उसको इतना झेलना पड़ता है। उसको एक बार में कभी भी पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। क्या क्राइम हुआ है बताइए? एक रेप, जिस बेटी के साथ रेप होता है, जब वो जा रही है पुलिस स्टेशन, तो पुलिस वालों का कहना है सबूत दो मुझे। मेडिकल उस बच्ची का नहीं करा रहे हैं, उस बच्ची को इन्फ्लुएंस किया जाता है, या जो पावरफुल लोग हैं उन लोगों के द्वारा डराया धमकाया जाता है, या तो मार दिया जाता है या जिंदा जलाया जाता है, जैसे कि हम सभी लोगों ने देखा। तो कैसे FIR दर्ज होगी? प्राइमरी लेवल पे तो FIR दर्ज नहीं हो रही। बिहार के कई केसेस हैं, उन केसेस में FIR करने के लिए जिन केसेस में फाइट करनी पड़ रही है, तो जस्टिस बहुत की बात है, तो जस्टिस वहां पर कैसे मिलेगा? और ये बात आज मैं बता रही हूं, हम 74th हम लोगों ने इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया है, लेकिन इस देश की 90% मैं पुलिस प्रशासन की बात कर रही हूं, ये एलीट क्लास के लिए काम करते हैं। ये आम नागरिक की ना तो सुरक्षा का काम करते हैं, ना ये महिलाओं की सुरक्षा का काम करते हैं, ना ये न्यूट्रल तरीके से किसी के फेवर में FIR दर्ज करते हैं, और ना ये या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से ये जरूर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। उसके अलावा बात करें, जब पुलिस प्रशासन में FIR दर्ज नहीं हो रही है, या दर्ज करवा भी दी, लोगों ने सोशल मीडिया पे मुद्दा चला या बहुत लोगों ने कैंपेन चलाया कि FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही, इस बेटी के खिलाफ ये क्राइम हुआ। अगर इन्होंने FIR दर्ज कर भी ली, तो जब ये चार्जशीट फाइल करेंगे, तो जो व्यक्ति जो अपराधी है उसको ये उसमें निर्दोष बता देंगे, उसके खिलाफ में ये कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं करके उसको निर्दोष बता देंगे। अगर इन्होंने निर्दोष बता दिया पैसे लेकर के, घूस लेकर के, तो कोर्ट में आपके लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो लड़ाई लड़ पाना। दूसरा, अगर बात करें हमारे जुडिशियल सिस्टम की, कि जब वो कोर्ट में मैटर पहुंचता है, तो मुझे दुख इस बात का होता है, मैं इस प्रोफेशन में हूं, वकालत में हूं, मैं वकालत अपने प्रोफेशन की बात कर रही हूं, कि इस प्रोफेशन के अंदर एक लोगों में टेंडेंसी बनी हुई है कि आखिर जो वो वकील बहुत बड़ा वकील है जो केस को जिता दे, चाहे वो कितने भी बड़े अपराधी को अगर वो जिता पा रहा है तो वो अच्छा वकील है। लेकिन आप लोग ये सोचिए, इस सिस्टम को, इस समाज को, इस देश की व्यवस्था को ये सोचना पड़ेगा कि जिस एडवोकेट ने फैक्ट को टेम्पर करवाया या फैक्ट को टेम्पर नहीं करवाया, पुलिस ने फैक्ट को मिटाया, सबूतों को मिटाया, सही FIR दर्ज नहीं की, गवाहों को डराया धमकाया, इन्फ्लुएंस किया, और बाद में वो वकील जाकर के कोर्ट के अंदर में आर्गुमेंट कर रहा है उन्हीं टेम्पर किए हुए फैक्ट के आधार पे। गवाह जो जिनको गुमराह किया गया, जिनको डराया धमकाया गया, उन गवाहों को पेश किया जा रहा है जो मुकर जा रहे हैं, और वकील साहब लॉजिक दे रहे हैं कि देखिए हमारा जो
वकील है, हमारा जो क्लाइंट है वो तो निर्दोष है। इसको आप जस्टिस सिस्टम कहते हैं। ये जस्टिस हुआ, ये जस्टिस नहीं हुआ, ये अपराधी को बचाया गया। तो जब एक अपराधी बच रहा है तो उसको ये बोलिए ना, अपराधी को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम है, ये विक्टिम को न्याय दिलाने वाला सिस्टम नहीं है। और इसी तरीके से होता आ रहा है। आप सबने देखा, हम सबके सामने ये फैक्ट है। मनु शर्मा का जो केस था, उसमें जो दिवंगत जो राम जेठमलानी जी थे, उन्होंने कहते वो देश के बहुत बड़े नामी गिरामी वकील हैं, क्योंकि उन्होंने मनु शर्मा को बचा लिया है। एक क्रिमिनल वकील हायर करो, उसको बहुत सारे करोड़ों रुपए फीस दो, उसके बाद वो ऊल जलूग फैक्ट रख करके कोर्ट के अंदर अपराधी को बचा लेगा, तो उसको माना जाएगा बहुत पावरफुल, अच्छा वकील है, और उसके आधार पर सजा उस अपराधी को नहीं मिलेगी, वो छूट जाएगा। इसको आप जस्टिस सिस्टम कहते हैं। जस्टिस का मतलब होता है कि जब कोई क्राइम हुआ और जो अपराधी है उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन उसको गवाहों को डराने धमकाने का मौका क्यों दिया जाता है? उसको फेंक टेम्पर करने का मौका क्यों दिया जाता है? पुलिस उसका सपोर्ट क्यों करती है? जब ये सारी चीजें होंगी तो जस्टिस सिस्टम है कहाँ? और जो विक्टिम व्यक्ति है उसको क्या न्याय मिलता है? अगर उसके खिलाफ न्याय अपराध हुआ है तो वो कैसे लड़ाई लड़ेगा एक पावरफुल व्यक्ति से? उसके पास खाने को, लोगों को, गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है। उनकी बेटियों का अगर रेप हो जाएगा, वो उम्मीद करेगा इस सिस्टम से कि उसको जस्टिस मिलेगा। कैसा आपने जस्टिस सिस्टम बना रखा है? मेरा मानना है कि ये सारी चीजें जो हैं, इनको दूर होना चाहिए। जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, समाप्त नहीं होंगी इस देश के अंदर। आज बीजेपी की सरकार है, ये जाएगी, कल कांग्रेस की आएगी, परसों सपा की आएगी, फिर बसपा की आएगी। ये पूरे देश के अंदर सत्ता परिवर्तित होती रहेंगी और सब एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहेंगे। और 70 दशक होने के बावजूद भी हमारी बेटियां ऐसी बलि का बकरा बनती रहेंगी। आए दिन गैंग रेप होते रहेंगे, उनको मर्डर किया जाएगा, उनको जिंदा जलाया जाएगा। और हम सभी लोग संवेदनशीलता के नाम पे कुछ कैंडल तो जला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी को न्याय नहीं दिला सकते, बेटियों को सुरक्षित नहीं कर सकते। 4 दरिंदों को एक साथ इस देश के अंदर फांसी पर टांगा गया है, लेकिन लोगों में डर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता था 7 साल बाद सजा मिली है। हर केस निर्भया केस की तरीके से फाइट करने के लिए लोग आगे नहीं आएंगे। हर केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, हर केस में लोग इतनी आवाज नहीं उठा सकते। तो उसके बाद होगा क्या? तो साथियों, मेरी आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जितना हो सके ये एक हैशटैग मैं चलाना शुरू कर रही हूं। ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आप लोग साथ दीजिए कि गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव ले। हमें ये जरूरी नहीं कि मेरे सामने एक निर्भया जैसी घटना आए तभी हम फिर कैंडल लेकर के निकलेंगे। ये काम हमें निरंतर करते रहना है और करते ही जाना है जब तक हम सबके परिवार की बेटी सुरक्षित ना हो जाए। क्योंकि आज अगर हम इस देश के अंदर अगर बात करें, एक भी परिवार की बेटी सुरक्षित नहीं है। इस फेसबुक लाइव में जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन साथियों से मैं सवाल करूंगी, जितनी भी हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या आप ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी बेटी हर तरीके से सुरक्षित है? वो घर स्कूल जा रही है तो सुरक्षित है, वो ऑफिस जा रही है तो सुरक्षित है, घर से बाहर निकल रही है तो सुरक्षित है? कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पे, किसी को विश्वास नहीं है इस जुडिशियल सिस्टम पे, किसी को विश्वास नहीं है इस समाज में, समाज के लोगों पर। क्योंकि हमारे इस समाज से ही इस तरीके के दरिंदे लोग आ रहे हैं जिनको हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन किसी ना किसी बेटी को टारगेट करते रहते हैं। तो साथियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि हम लोग मिलकर के एक मुहिम चलाते हैं। अभी भी कोरोना के वजह से बहुत ज्यादा बाहर वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कम से कम हम दिन में अपना 5-10 मिनट का टाइम निकाल करके जो मैं हैशटैग चलाने जा रही हूँ, जो मुहिम चलाने जा रही हूँ, जिसमें मेरा मानना है कि मैं बहुत लोगों को जोड़ूंगी अपने साथ में, और आप सभी लोग उसका हिस्सा बनिए और हर कोई अपनी बेटी के लिए आवाज उठाइए। आपकी आने वाली जो बेटी है, जो आपके परिवार में एक छोटी सी बच्ची है, जो आपकी बहन बाहर पढ़ने गई है, जो आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, सबके लिए उनके हक की, उनकी सुरक्षा की आप लोग आवाज बनिए, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने मुझे सुना,
इसके लिए शुक्रिया। और आप लोगों को मैं मतलब बहुत ही बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े रहे। साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी हमारा लाइव था, इस मुहिम को जो मैं चलाने जा रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि अन्य लोगों तक बात पहुँचे और ये मुद्दा जो है महिला सुरक्षा का, ये एक बार फिर नेशनल इशू बने और इशू बनने के साथ साथ कंक्लूजन पर पहुंचा जाए। सरकार इनिशिएटिव ले, कड़े कदम उठाए, समाज में जागरूकता आए। हमारी नई शिक्षा नीति जो बनी है, आप सोचिए कि करीब 30 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है, उसमें आपने बहुत सारे रिफॉर्म की बात की है, लेकिन क्या हमारी सरकार को ये नहीं लगता है कि महिला मुद्दा भी, महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी एक सेंसिटिव मुद्दा है? तो उस शिक्षा नीति में क्या आपने इस मुद्दे को शामिल किया है? ये बहुत सारे सवाल हैं। आज हम देखते हैं कि जब भी कोई किसी का फोन मिलाता है, देखते हैं कि कॉलर ट्यून एक बजती है कि पहले था कि लॉकडाउन है, आप कैसे घर से बाहर निकलें, हाथों को सैनिटाइज करें, मुंह पर मास्क पहने, और उसके अलावा आज की जब अनलॉकडाउन हो गया है तो आप कम से कम निकलें। इस तरीके की कॉलर ट्यून पिछले 5 महीने से हम सब सुन रहे हैं और हम लोग इसके हैबिचुअल हो चुके हैं। ना चाहते हुए भी जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनते हैं, घर से अंदर आते हैं तो सैनिटाइज यूज करते हैं। तो एक बात बताइए, जब ये मुहिम की तरह ये इस बीमारी से, वायरस से सब लड़ रहे थे, तो जो रेपिस्ट जैसे वायरस हमारे समाज में फैले हुए हैं, उनके लिए आज तक हमारे देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं समाज ने, क्यों नहीं हमारी सरकार ने इस तरीके के इनिशिएटिव लेकर के आप सबकी कॉलर ट्यून बनाइए ना कि आपके घर की बेटी हमारी जिम्मेदारी है, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, हर भाई की जिम्मेदारी है, हर उस पिता की जिम्मेदारी है जो व्यक्ति एक पिता है अपनी बेटियों का, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो प्रण ले कि अगर हमारे सामने तो एटलीस्ट हम किसी बेटी को छेड़ते हुए नहीं देख सकते, किसी के साथ अपराध होते हुए नहीं देख सकते। जब इस लेवल पे ये मुहिम चलाई जाएगी तो सफलता मिलेगी। अन्यथा साथियों, 21st सेंचुरी में भी मैं कह रही हूँ कि आए दिन हमारी ऐसी बेटियां जलाई जाती रहेंगी, रेप होते रहेंगे और कुछ भी बदलाव नहीं होगा। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से